आज के इस सत्र में आप सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दो विश्व युद्धों के बीच इंग्लैंड। क्या स्थिति थी दो महायुद्धों के बीच इंग्लैंड की, उसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ये प्रथम भाग है वीडियो का। इस प्रथम भाग में हम देखेंगे किस प्रकार की गृह नीति ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई और इंग्लैंड के भीतर क्या स्थितियां थीं, किस तरह की चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों का सामना ब्रिटिश सरकारों के द्वारा किस प्रकार किया गया और प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के पश्चात पुनर्निर्माण सुधार का कार्य किस प्रकार से करने का प्रयास किया गया, जनता को किस प्रकार से सहानुभूति प्राप्त हुई, सुधार प्राप्त हुआ, विकास को गति देने का प्रयास किया गया, पुनर्निर्माण का प्रयास किया गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी अध्याय के द्वितीय वीडियो दूसरे भाग में फिर हम विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए इसके पहले भाग में हम चर्चा करते हैं, पूर्व पीठिका देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को ब्रिटेन के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई थी, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, किंतु इसकी बड़ी कीमत इंग्लैंड को चुकानी पड़ी। इस युद्ध में ब्रिटेन के लगभग 10 लाख व्यक्ति मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे। 8 अरब के लगभग 8 अरब पाउंड का कर्ज इंग्लैंड को हो गया था। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई थी। व्यापार उद्योग दोनों को अपार क्षति उठानी पड़ी थी, पूरा ठप पड़ चुका था। बेरोजगारों की संख्या इंग्लैंड में बहुत बढ़ गई थी। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। अनेक उपद्रव और हड़ताल इस काल में हो रहे थे। हजारों की संख्या में युद्ध में लोग अपंग हुए, बल्कि इनकी संख्या लाख से कहीं ऊपर थी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थी। सामग्री की उपलब्धता कम हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता होगा खाद्यान्न उत्पादन कम होता था। मुख्य रूप से यह व्यापारी देश था। स्त्रियों और मजदूरों में असंतोष व्याप्त था। स्त्रियों का आंदोलन तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ही चल रहा था। इंग्लैंड के उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारा देश भारत भी इसमें सम्मिलित था। आप सभी को ज्ञात है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत ठीक प्रथम विश्व युद्ध और उससे जो प्राप्तियां हुई भारत को, जो अपेक्षा थी भारत की, वो पूरी नहीं हुई थी। अब इसके कारण हमारे देश में आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे देश के दृष्टिकोण से तो उचित था, किंतु इंग्लैंड के लिए बड़ा दुखदायी था। इस युद्ध से ब्रिटेन को कुछ लाभ भी प्राप्त हुए थे। वह अपनी और अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सक्षम हुआ था। अनेक क्षेत्रों का मैंडेट उसे प्राप्त हुआ था। मैंडेट के बारे में आपको ज्ञात होगा कि यह वह व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रसंघ के द्वारा किसी देश को किसी क्षेत्र विशेष के शासन की जिम्मेदारी दी जाती थी। उस क्षेत्र के लोगों को या वहाँ उस देश को शासन के योग्य नहीं माना जाता था। इस कारण उनको शासन सिखाने के लिए और वहाँ की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए मैंडेट प्रणाली लागू की गई थी राष्ट्रसंघ के द्वारा। तो अनेक क्षेत्रों में मैंडेट प्रणाली का अधिकार ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था। अपने उपनिवेशों के साथ उसके संबंध बड़े घनिष्ठ हुए थे, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से माना जाता है या देखा जाता है कि जब हम संकट के समय में होते हैं, उस समय जो मदद करे, और एक ही तरह के संकट का अगर दो लोग सामना या दो देश सामना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनमें घनिष्ठता आ जाती है। तो यही स्थिति इंग्लैंड के साथ हम देखते हैं कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका के साथ और कुछ हद तक भारत के साथ भी उसकी नीति में अपेक्षाकृत उदारता आई, संबंध घनिष्ठ हुए। यद्यपि हम भारतीय संतुष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, किंतु फिर भी ब्रिटेन की ओर से उदारता की नीति अपनाई गई और 1919 का एक्ट भारत के लिए पारित किया गया। 1939 तक 1919 से 1939 तक इंग्लैंड की स्थिति का आकलन इस प्रकार से किया जा सकता है संक्षेप में। जो सुधारवादी कार्य या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कार्य हुए,
या जनता में किस प्रकार से असंतोष उठा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है इंग्लैंड की आंतरिक स्थिति एवं गृह नीति के अंतर्गत लॉर्ड जॉर्ज युद्ध के समय 1916 में प्रधानमंत्री बना। युद्ध प्रारंभ हो गया था, उसके बाद लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री बना। युद्ध कैबिनेट का उसने निर्माण किया और संयुक्त नेतृत्व स्थापित करके उसने युद्ध का योग्य नेतृत्व किया। इस काल में कैबिनेट के लिए सचिवालय की स्थापना की गई। युद्ध के श्रेष्ठ नेतृत्व का मुख्य श्रेय लॉर्ड जॉर्ज को ही जाता है। इनके काल में अनेक आंतरिक समस्याएं उपस्थित हुई, जिनमें आयरलैंड की समस्या सबसे पहले या सबसे प्रमुख थी। देख लेते हैं आयरलैंड की समस्या का समाधान करने का प्रयास किस प्रकार हुआ। आयरलैंड के आंदोलनों के फलस्वरूप 1914 में होम रूल अधिनियम पारित किया गया, किंतु विश्व युद्ध के कारण इसे लागू नहीं किया गया। 1916 में डबलिन में विद्रोह हुआ। आयरलैंड को स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया गया। यह विद्रोह सख्ती से दबा दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। 15 नेताओं को यहाँ के फांसी की सजा दी गई, सैकड़ों जेल में डाले गए। आयरलैंड के लोगों ने सरकार का जमकर विरोध किया। उनके द्वारा डी वालेरा, जो इनका नेता था, को अपना राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। स्वतंत्र देश अपना माना गया। 1918 से 1921 के मध्य आयरलैंड में गृह युद्ध की स्थिति रही। एक पक्ष में ब्रिटेन और अल्स्टर का क्षेत्र था आयरलैंड का, वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहता था, क्षेत्र के लोग थे। दूसरी ओर आयरलैंड के गणतंत्रवादी थे जो इसका विरोध कर रहे थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध चला। सीधे तौर पर आमने सामने का युद्ध नहीं था। आप जानते होंगे गुरिल्ला युद्ध मौका देखकर अचानक आक्रमण किया जाता है, जैसे हमारे देश में शिवाजी ने किया था। गुरिल्ला युद्ध चलता रहा। 1921 में समझौता हुआ। आयरलैंड गणतंत्र को मान्यता दी गई। अल्स्टर के क्षेत्र को ब्रिटेन के साथ रखा गया। आयरिश फ्री स्टेट इसका नाम रखा गया। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह की व्यवस्था में इंग्लैंड के साथ रहना था। उसकी अपनी अलग विधानसभा होनी थी तथा अलग सेना भी, आयरलैंड की पार्लियामेंट अलग सेना भी उसकी होनी थी। आयरलैंड की पार्लियामेंट को ब्रिटेन के शासन के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति या क्राउन के प्रति शपथ लेना आवश्यक था। इस समझौते का डी वालेरा और उसके समर्थकों ने विरोध किया। 1922 में स्थापित आयरिश फ्री स्टेट में संपूर्ण आयरलैंड सम्मिलित न था। आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा, जिसे अल्स्टर कहा जाता था, वह इस राज्य से बाहर था। अल्स्टर को पृथक पार्लियामेंट बनाने का अधिकार भी दिया गया तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे 13 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त था। डी वालेरा ने इस व्यवस्था का कुछ वर्षों तक इसका अस्वीकार किया, इसका विरोध किया, किंतु व्यवहारिक नीति अपनाते हुए अंततः इस व्यवस्था के लिए वह राजी हो गया। 1923 में आयरलैंड राष्ट्रसंघ का सदस्य बना तथा 1924 में लंदन में हुई इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में उसने अपने प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे थे। 1932 में यहाँ डी वालेरा की पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई। उसने ऐसे कानून पारित किए जिससे आयरलैंड का संबंध ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ समाप्त हो जाए। 1937 में एक नया संविधान बना जो पूरे आयरलैंड के लिए था। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया जिससे वो इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ था। आयरिश फ्री स्टेट का नाम आयर किया गया। दक्षिण आयरलैंड स्वतंत्र हो गया, किंतु आयरलैंड का एकीकरण अभी नहीं हुआ क्योंकि अल्स्टर की जनता ने आयरलैंड के साथ मिलने से इनकार किया। 1938 में डगलस हाइट को यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। वह प्रोटेस्टेंट व्यक्ति था। क्योंकि इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंट राष्ट्र था, इसलिए ये उम्मीद की गई कि अब शायद कुछ प्रगति हो, किंतु फिर भी अल्स्टर की जनता ने आयरलैंड का साथ नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आयर ने तटस्थता की नीति अपनाई, इंग्लैंड का साथ नहीं दिया, शांत रहा, चुप रहा। एक तरह से दुश्मनी ब्रिटेन से कायम रही थी। तो ये आयरलैंड की स्थिति थी, किंतु वहाँ के उपद्रव इस काल में शांत हो गए थे क्योंकि उनको पृथक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। स्त्रियों की समस्या इस समय इंग्लैंड में आई थी।
प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ही स्त्रियों का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, किंतु युद्ध काल में आंदोलन स्थगित रहा। देश हित में कह सकते हैं। युद्ध के अवसर पर स्त्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं समर्पित की। इससे स्त्रियों के अधिकारों के प्रति ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों में सहानुभूति जागृत हुई। ब्रिटिश समाज और राजनीतिज्ञों में इसी सहानुभूति का लाभ स्त्रियों को प्राप्त हुआ। 1918 के सुधारों के द्वारा उन्हें पहली बार मताधिकार प्रदान कर उनको संतुष्ट किए जाने का प्रयास किया गया। अन्य अधिकार भी उनको धीरे धीरे प्रदान किए गए। यद्यपि इस समय भी उम्र की सीमा अधिक रखी गई थी, 30 वर्ष उम्र की सीमा रखी गई थी। सामान्य लोगों के लिए या पुरुषों के लिए 21 वर्ष था, इनके लिए 30 वर्ष था। किंतु पहली बार उनको इस योग्य समझा गया कि वो वोट डाल सकते हैं, मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। तो ये एक बड़ा कदम था, विशेषकर स्त्रियों के मामले में। 1918 का संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1918 में सुधार कानून पारित किया गया तथा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त हुई। 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पुरुष तथा 30 वर्ष और उससे ऊपर आयु की सभी स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। मात्र एक शर्त थी कि जो भी मतदाता होगा वह उस चुनाव या निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 6 माह पूर्व से निवास कर रहा हो, उसको वोट का अधिकार दे दिया गया। स्थानों के वितरण के विषय में निश्चय किया गया कि ब्रिटेन के प्रत्येक 70,000 और स्कॉटलैंड के 43,000 व्यक्तियों के क्षेत्र को एक प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार दिया गया। स्पष्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र वहाँ की दृष्टि से लोकसभा के लिए यह निर्धारित कर दिया गया कि जहाँ पर 70,000 वोटर की संख्या होगी ब्रिटेन के क्षेत्र में, उतने क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र या एक लोकसभा का क्षेत्र ब्रिटेन के दृष्टिकोण से माना जाएगा। स्कॉटलैंड में ये 43,000 वोटर की संख्या रखी गई। इस आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस काल में सुधार हुआ। 1918 ईस्वी में एक नवीन शिक्षा कानून पारित किया गया। इसके अनुसार बरोज और काउंटीज, आप जानते हैं ये कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र थे, उनके संगठनों को बरोज और काउंटीज कहा जाता था। इनकी सभा होती थी, समिति होती थी स्थानीय शासन के रूप में। इनका विस्तार किया गया। शिक्षकों एवं स्कूलों की संख्या में वृद्धि की गई। शिक्षकों को सही समय पर वेतन प्राप्त नहीं होता था, उसकी व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क कर दी गई। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता का नियम लागू किया गया। विद्यार्थियों के लिए खेलकूद एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था पर बल दिया गया तथा इस व्यवस्था के निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टरों की या हम कहें निरीक्षकों की व्यवस्था की गई ताकि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन किया गया। इसी प्रकार से आर्थिक सुधार भी किए गए। युद्ध के पश्चात इंग्लैंड में बेकारी अथवा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके हल के लिए बेकारी बीमा की व्यवस्था की गई। जो बेकार थे उनके लिए बीमा की व्यवस्था की गई। पुरुषों को 15 सीलिंग प्रति सप्ताह और स्त्रियों को 12 सीलिंग प्रति सप्ताह सहायता दी गई, या हम कह सकते हैं जिसको हम अपने क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता के नाम से जानते हैं, वो दिया जाना प्रारंभ किया गया। पुरुषों को 15 सीलिंग और स्त्रियों को 12 सीलिंग प्रति सप्ताह इसकी दर निश्चित की गई। यद्यपि स्थायी हल ये नहीं था। सरकार ने नागरिकों को विदेशों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। विशेषकर जो बेरोजगार थे और आम लोग थे उनको प्रोत्साहित किया कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके बसें। ये मुख्य रूप से बेरोजगारी से निपटने के लिए या रोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो सकें, इसलिए इस तरह का प्रोत्साहन दिया गया। 1920 में बेकारी बीमा नियम के अनुसार प्रायः सभी प्रकार के मजदूरों के लिए बीमा की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। इससे आप समझ रहे होंगे कि जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, कारखानों में काम करते थे, उनको नुकसान हो जाता था, शरीर क्षत विक्षत हो जाए, विकलांग हो जाएं, तो उस परिस्थिति में बीमे की व्यवस्था थी। बीमार हो जाएं तो उस बीमे की राशि से उनका इलाज किया जाने लगा, उनकी व्यवस्था की जाने लगी। उनको मजदूरी की कुछ राशि प्राप्त होती थी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, तो बीमे की व्यवस्था
की गई थी, समान रूप से सबके लिए लागू किया गया था। इसकी पृथक व्यवस्था थी, सरकार का योगदान होता था इसमें, स्वयं कर्मचारी की भी कुछ राशि काटी जाती थी और जो मिल मालिक होते थे वो भी इसमें कुछ राशि दिया करते थे। तो ये पृथक व्यवस्था की गई। 1919 ईस्वी में भारत के लिए एक नया कानून और 1922 ईस्वी में मिस्र के लिए एक सुधार कानून बनाया गया, जिससे उनको कुछ मात्रा में स्वशासन का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि भारतीय जनता एवं राजनीतिज्ञ इस सुधार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। इससे हम भारतीय सभी परिचित हैं कि जब 1919 का एक्ट पारित हुआ था उसके बाद ही असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ था, क्योंकि जो अपेक्षाएं हम भारतीयों की थी वो पूर्ण नहीं हुई थी। किंतु ब्रिटेन की ओर से सुधार किया गया। शासन में परिवर्तन। 1922 ईस्वी में अनुदार दल ने उदारवादी लॉर्ड जॉर्ज का समर्थन करने से इनकार कर दिया। लोकसभा में उसके बहुमत हो जाने के कारण लॉर्ड जॉर्ज को त्यागपत्र देना पड़ा। उसके पश्चात अनुदार दल के नेता बोनर लॉ ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया, परंतु शीघ्र ही नवीन चुनाव हुए। चुनाव में अनुदारवादी दल की पुनः जीत हो गई और बोनर लॉ एक बार फिर प्रधानमंत्री बना, किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे त्यागपत्र देना पड़ा और बाल्डविन प्रधानमंत्री बना। वह संरक्षण की नीति का समर्थक था। इस प्रश्न पर दोबारा चुनाव हुए, जिसमें मजदूर दल और उदार दल का सम्मिलित बहुमत हुआ। 1924 ईस्वी में रैमजे मैकडॉनल्ड प्रधानमंत्री बने। अब हम देख लेते हैं कि मैकडॉनल्ड काल में क्या सुधार या क्या कार्य हुए। इसके काल में अनेक करों में रियायतें दी गईं तथा कई कर समाप्त कर दिए गए। उदारता की नीति अपनाई गई। मजदूरों के लिए सस्ते दरों में मकान का निर्माण कराया गया, व्यवस्था की गई उनके लिए। इनके द्वारा रूस के साथ एक व्यापारिक संधि संपन्न की गई, परंतु उसके रुख से उदारवादी और कंजर्वेटिव दोनों ही असंतुष्ट हो गए। उस पर यह आरोप लगाया गया कि वह बोल्शेविकों, आप जानते होंगे बोल्शेविक रूस की एक पार्टी थी। लेनिन के द्वारा बोल्शेविक शासन वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही स्थापित किया गया था। तो उस पर आरोप लगाया गया कि वह लेनिनवादियों के साथ, बोल्शेविकों के साथ मिल गया है तथा उसे संसद में पराजय का सामना इस कारण से करना पड़ा, जिसके पश्चात उसने पद का त्याग किया। नवीन चुनाव में कंजर्वेटिव दल की जीत हुई तथा बाल्डविन प्रधानमंत्री बना। बाल्डविन सरकार के कार्य देख लेते हैं। इस सरकार ने सीमित संरक्षण की नीति का अनुसरण किया, किंतु उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 1926 ईस्वी में खान मजदूरों के द्वारा हड़ताल की गई। व्यापारी संघ ने हड़ताल की, यद्यपि सरकार के द्वारा उसे सख्ती से दबा दिया गया, किंतु इससे कोयले के उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ा। इसके कारण 1927 ईस्वी में व्यापारी संघ और व्यापारी संघर्ष कानून बनाए गए, जिसके द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों में हड़तालों को निषिद्ध कर दिया गया। किसी भी जरूरी जो आवश्यक सेवाएं होती हैं उसके लिए हड़ताल निषिद्ध किया गया। ये परंपरा शुरू हुई। आपको ज्ञात होगा कि हमारे देश में भी इस तरह का नियम बनाया गया है, जो ब्रिटेन की प्रेरणा से ही यहाँ बना हुआ है। 1928 ईस्वी में समान मताधिकार कानून पारित किया गया। इसके अनुसार 21 वर्ष और उससे अधिक आयु की स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार स्त्रियों को भी समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। जैसे कि मैंने पूर्व में चर्चा की थी, 1918 में जब नियम लाया गया था, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, तो उनके लिए उम्र की सीमा रखी गई थी 30 वर्ष और पुरुषों के लिए उम्र की सीमा रखी गई थी 21 वर्ष। अब 21 वर्ष दोनों के लिए किया गया। इस तरह से समान रूप से वयस्क मताधिकार इंग्लैंड में 1928 में जाकर लागू हुआ। पुनः मैकडॉनल्ड सरकार बना। 1929 के चुनाव में मैकडॉनल्ड ने उदार दल की सहायता से पुनः सरकार का निर्माण किया। इस काल में कृषि और कोयले के व्यवसाय में कुछ उन्नति हुई। 1930 ईस्वी में कोयला खान कानून पारित किया गया। मोटर यातायात के नियमों में सुधार किए गए। स्कूलों से सैनिक शिक्षा, जो अनिवार्य सैनिक शिक्षा युद्ध काल में लागू कर दी गई थी, युद्ध के समय उसको समाप्त किया गया। युद्ध के समय छीने गए नागरिक अधिकारों को पुनः बहाल किया गया। सेना से भागने और अपने कर्तव्य का पालन न करने पर मृत्युदंड की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। मजदूरों के लिए सस्ते मकान बनाने का उत्तरदायित्व
स्थानीय संस्थाओं को प्रदान किया गया, जो काउंटीज और बोरोज में थी उनको अधिकार दिया गया। यह सरकार आर्थिक समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई। 1931 में विश्व आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी 1929 से जो शुरू हुई थी, वह 1931 में यहाँ इसने विकराल रूप लिया। इसके कारण ब्रिटेन की स्थिति दयनीय हो गई। आर्थिक नीति को लेकर मतभेद होने के कारण मैकडॉनल्ड ने 1931 में अपना पद छोड़ दिया, पदत्याग किया। उसी वर्ष उसने विभिन्न दलों की सहायता से, क्योंकि राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया जाए, इसके द्वारा ही, इसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार, जिसमें सभी दल के सदस्य सम्मिलित थे, निर्माण किया गया। नवीन चुनाव में भी राष्ट्रीय सरकार के लिए ही मैंडेट प्राप्त हुआ, बहुमत प्राप्त हुआ। इस कारण उसने 1937 ईस्वी तक इस सरकार का नेतृत्व किया। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय सरकार ने क्या क्या कार्य किए। 1931 से 1937 तक ईस्वी तक राष्ट्रीय सरकार ने जो कार्य किए इस प्रकार थे। 1931 में इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर एक्ट पारित किया गया और इसमें औपनिवेशिक राज्यों की स्वतंत्र स्थिति को स्वीकार किया गया। आर्थिक सुधारों के लिए ब्रिटेन ने स्वर्णमान की नीति का त्याग कर दिया। इसी उद्देश्य के लिए सीमित मात्रा में संरक्षण की नीति का अनुपालन किया गया। स्वर्णमान नीति के विषय में आपको ज्ञात होगा कि जब करेंसी या नोट या सिक्के छापे या ढाले जाते हैं, तो नोटों की छपाई या सिक्कों की ढलाई के एवज में एक निश्चित मात्रा में सोने का भंडार अपने देश में और विदेशों में रखा जाता है। ये नीति स्वर्णमान कहलाती है। तो इस नीति का त्याग किया गया, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, सोना नहीं था। तो सरकार ने अपनी गारंटी में नोट छापना, सिक्के डालना शुरू किया। उसके लिए स्वर्णमान की नीति, सोना रखने की नीति का त्याग किया गया। 1937 ईस्वी में मैकडॉनल्ड ने अपने पद से अवकाश प्राप्त किया। इसके कारण बाल्डविन ने राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया। 1936 ईस्वी में एडवर्ड अस्टम गद्दी पर बैठा, किंतु एक अमेरिकन मूल की स्त्री से विवाह करने के कारण तथा प्रधानमंत्री के साथ उसका विवाद इस प्रकरण को लेकर होने के कारण इसने अपना त्यागपत्र दे दिया और यह फ्रांस में जाकर बस गया, पेरिस में। 1936 में जॉर्ज षष्ठ इसके बाद गद्दी में बैठा। 1937 ईस्वी में बाल्डविन के स्थान पर चैम्बरलेन के द्वारा राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया गया। इस समय आंतरिक सुधारों के द्वारा लोक सेवा के कार्य संपन्न किए गए, किंतु इस समय अंतर्राष्ट्रीय, विशेषकर यूरोप की राजनीतिक स्थिति खराब होती जा रही थी और ब्रिटेन का ध्यान मुख्य रूप से आंतरिक समस्याओं से हटकर विदेश नीति पर केंद्रित हो गया। सितंबर 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ। चैम्बरलेन की युद्ध नीति सफल नहीं हुई, जिसके कारण 1940 में विंस्टन चर्चिल ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। इस तरह से आंतरिक समस्याओं से, आंतरिक नीतियाँ, आंतरिक स्थितियों से ब्रिटिश सरकार का ध्यान हट गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ खड़ी हो चुकी थीं और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर आंतरिक समस्याओं की ओर से ध्यान हटाकर विदेश नीति या युद्ध नीति पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस काल का मूल्यांकन कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात यद्यपि ब्रिटेन विजेता राष्ट्र के रूप में था, किंतु इस विजय के लिए उसे गंभीर कीमत चुकानी पड़ी थी। अपार जनधन की हानि हुई थी, संपूर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, बेरोजगारी, महंगाई की समस्या थी, उद्योग व्यापार निम्नतम स्थिति में थे, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था, जनता में असंतोष था। इस तरह की स्थितियों में प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा संपन्न किए गए। आर्थिक व्यापारिक सुधार हुए, वयस्क मताधिकार दिया गया, स्त्रियों को समान अधिकार पहले 1918 में और उसके बाद 1928 में पूर्णतः वयस्क मताधिकार पुरुषों के समान उन्हें प्रदान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ, बेरोजगारी भत्ता इसकी व्यवस्था की गई, बीमे की व्यवस्था की गई, विभिन्न अधिनियम एवं कानून पारित किए गए, आयरलैंड की समस्या का समाधान किया गया, उपनिवेशों के लिए सुधार कानून पारित किए गए तथा कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त हुए।
इसी क्रम में 1919 का अधिनियम भारत के लिए तथा 1922 का अधिनियम मिस्र के लिए पारित किया गया। उत्पन्न समस्याओं के निदान के लिए भरसक प्रयास हुए। बहुत हद तक ब्रिटिश सरकार को इसमें सफलता प्राप्त हुई। कुछ समस्याएं यथावत बनी हुई थी। विश्व आर्थिक मंदी का सामना ब्रिटिश सरकार को भी करना पड़ा। पुनर्निर्माण पुनर्सुधार के कार्य किए गए और इसी बीच में अंततः द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अगले वीडियो में हम विदेश नीति या विदेशों के साथ किस प्रकार से ब्रिटेन के संबंध थे, इस संबंध के ऊपर इस काल में चर्चा करेंगे।